केंद्र सरकार के 2004 से नियुक्त कर्मचारी एनपीएस के अंतर्गत आते हैं और ऑप्स 1979 की तरह उन्हें उनके अंतिम वेतन के आधार पर कोई गारंटीकृत पेंशन नहीं दी जाती है। इसी तरह सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें कोई भत्ता नहीं दिया जाता है। सीसीएस पेंशन नियम 1979 ऑप्स के तहत पेंशनभोगी जीवन भर पेंशन पाने के हकदार हैं और उसके बाद डॉक्टर, डीए और लागू अन्य भत्तों के साथ पारिवारिक पेंशन के रूप में अपने परिवार को अधिकृत करते हैं। वृद्धावस्था में पेंशनभोगियों को चिकित्सा उपचार पर भारी खर्च करना पड़ता है। सरकार को इस बात का एहसास हो गया है कि मेडिकल भत्ते मौजूदा पेंशनभोगियों और ऑप्स 1979 के तहत आने वाले कर्मचारियों पर लागू होने वाले नियम को एनपीएस कर्मचारियों पर भी लागू किया जाना चाहिए। इस संबंध में डीओपी एंड पीडब्ल्यू ने एक ओएम जारी किया है जो स्वयं व्याख्यात्मक है, जैसा कि नीचे दिया गया है। मौजूदा निर्देशों के अनुसार निश्चित चिकित्सा भत्ता एफएमए केंद्र सरकार के सिविल पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए स्वीकार्य है। आय जो केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना या अन्य मंत्रालयों, विभागों द्वारा प्रशासित किसी भी संबंधित स्वास्थ्य योजना के तहत कवर नहीं किए गए क्षेत्रों में रहते हैं और सीजीएचएस के तहत ओपीडी सुविधा का लाभ नहीं उठा रहे हैं। पेंशन संवितरण प्राधिकारियों, बैंकों द्वारा पेंशनभोगियों को उनकी मासिक पेंशन के साथ एफएमए का भुगतान किया जाता है। एफएमए सेवानिवृत्त लोगों के लिए भी स्वीकार्य है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस कर्मचारी जो पुरानी पेंशन योजना के तहत अमान्यता, विकलांगता के कारण और मृत एनपीएस कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को पेंशन दी जाती है, जिन्हें सेवा के दौरान एनपीएस कर्मचारी की मृत्यु पर पुरानी पेंशन योजना के अनुसार पारिवारिक पेंशन दी जाती है। ऐसे मामलों में एफएमए का अनुदान सामान्य शर्तों की पूर्ति के अधीन है। सीजीएचएस सदस्यता की पात्रता के लिए अर्हक सेवा के न्यूनतम वर्ष सेवानिवृत्ति 10 वर्ष के मामले में सीजीएचएस सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए सेवा के न्यूनतम अर्हक वर्ष नहीं। मृत्यु, विकलांगता, एक स्वायत्त निकाय, वैधानिक निकाय में अवशोषण के मामले में एनपीएस ग्राहक वे अपनी सेवानिवृत्ति के बाद सीजीएचएस का लाभ तभी उठा सकते हैं जब स्वायत्त निकाय, सांविधिक निकाय जहां वे समाहित हैं, उनके सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए उपरोक्त शर्त आय के अधीन कवर किया गया हो। स्वायत्त निकाय, वैधानिक निकाय में प्रतिनियुक्ति के मामले में कोई सीजीएचएस नहीं। प्रतिनियुक्ति की ऐसी अवधि तक कवरेज तब तक जारी रहती है जब तक कि जिस संस्था में कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित किया गया है वह सीजीएचएस द्वारा कवर नहीं किया जाता है। शर्तों के अधीन एनपीएस ग्राहकों की सेवा के लिए यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। ई और आईवी ऊपर अन्य शर्तें जैसे परिवार की परिभाषा, सीजीएचएस योगदान की शर्तें, निर्भरता आदि मौजूदा नियमों के अनुसार लागू होगी। मामला एनपीएस से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को एफएमए देने का है। व्यय विभाग, लेखा महानियंत्रक, सीजीए कार्यालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से विचार किया गया। अब यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सेवानिवृत्त एनपीएस कर्मचारी जो अन्यथा ऊपर पैरा 3 में उल्लिखित सीजीएचएस सुविधा का लाभ उठाने की शर्तों को पूरा करते हैं, पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों के मामले में उसी दर पर एफएमए अनुदान के लिए पात्र होंगे। यदि वे सीजीएचएस क्षेत्र से बाहर रह रहे हैं और सेवानिवृत्ति के बाद सीजीएचएस के तहत ओपीडी सुविधा का लाभ नहीं उठाते हैं, तदनुसार वे एनपीएस सेवानिवृत्त लोग जो सीजीएचएस सुविधा के लिए पात्र हैं लेकिन सीजीएचएस क्षेत्र के बाहर रह रहे हैं, वे लागू दर के अनुसार एफएमए के हकदार होंगे। यदि वे किसी सीजीएचएस सुविधा का लाभ नहीं उठाते हैं या सीजीएचएस के तहत केवल आईपीडी सुविधा का लाभ उठाते हैं। एनपीएस सेवानिवृत्त लोगों को एफएमए स्वीकृत करने के तौर तरीकों पर विचार किया गया है। लेखा महानियंत्रक सीजीए के कार्यालय से परामर्श और एनपीएस सेवानिवृत्त लोगों को एफएमए की मंजूरी के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की गई है। आय सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को कार्यालय प्रमुख एचओओ को निम्नलिखित फॉर्म दस्तावेज 3 प्रतियों में जमा करने होंगे। फोटोग्राफ, नमूना हस्ताक्षर और पहचान चिन्ह की 2 प्रतियों के साथ निर्धारित प्रारूप फॉर्म 1 में आवेदन सह वचन पत्र। निर्धारित प्रारूप में परिवार का विवरण, सीसीएस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन नियम 2021 का फॉर्म -2 उन नियमों के नियम 10(3) में संदर्भित निर्धारित प्रारूप में एफएमए के बकाया भुगतान हेतु नामांकन प्रपत्र फॉर्म 4। कार्यालय प्रमुख आवेदन की जांच करेगा और आवश्यक कदम उठाएगा। जांच करता है सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को एफएमए के भुगतान की पात्रता के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी नियमों और निर्देशों का पालन करने के बाद एचओ एफएमए मामले को उपपैरा ए
में निर्दिष्ट फॉर्म दस्तावेजों के 2 सेटों के साथ अग्रेषित करेगा। FMA भुगतान प्राधिकरण जारी करने के लिए वेतन एवं लेखा अधिकारी को उपरोक्त D तक कार्यालय प्रमुख ऊपर उल्लिखित प्रत्येक फॉर्म दस्तावेज का एक सेट अपने पास रखेगा। कार्यालय प्रमुख भविष्य की आवश्यकताओं के लिए ऐसे सभी मामलों से संबंधित फाइलें, रजिस्टर और रिकॉर्ड बनाए रखेंगे। PAO आवश्यक जांच करेगा और FMA भुगतान तैयार करेगा। अधिकार PAO FMA प्राधिकरण जारी करेगा और इसे ऊपर पैरा A से D में उल्लिखित फॉर्म दस्तावेजों के एक सेट और HOO द्वारा उसे भेजे गए अग्रेषण पत्र की प्रति के साथ केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय CPAO को भेजेगा। FMA प्राधिकरण में पति, पत्नी, परिवार के सदस्य का नाम शामिल होगा जो सेवानिवृत्त NPS कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में FMA के लिए पात्र होंगे। इस प्रयोजन के लिए परिवार को FMA अनुदान के लिए पात्रता शर्तें CCS पेंशन नियमों के तहत पारिवारिक पेंशन के मामले में समान होंगी। वेतन एवं लेखा अधिकारी कार्यालय प्रमुख के साथ साथ NPS सेवानिवृत्त लाभार्थी को FMA भुगतान प्राधिकरण की प्रति का समर्थन करेंगे। वेतन एवं लेखा अधिकारी भविष्य की आवश्यकताओं के लिए ऐसे सभी मामलों से संबंधित फाइलें, रजिस्टर और रिकॉर्ड बनाए रखेगा। केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ऐसे सभी मामलों का डेटा व्यक्तिगत रूप से फीड करेगा और वेतन एवं लेखा अधिकारी से प्राप्त सभी दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां भी अपने डेटाबेस में रखेगा।